welcome back. Today we are going to start the next topic, that is inheritance of one gene, or you can say also monohybrid cross. तो what is monohybrid cross? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो बच्चों एनी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसमें हम लेते हैं एक करेक्टर, डीलिंग विद वन करेक्टर, यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें हम लेते हैं एक करेक्टर, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी प्रकार अगर हम कोई क्रॉस करवाते हैं और उसमें हम लेते हैं दो करेक्टर, तो उसको हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। और उसी प्रकार यदि हम दो से अधिक करेक्टर लेते हैं तो वो कहलाएगा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को देखा था और उसने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था पी प्लांट के अंदर। तो जैसे मैं ये कहूं हाइट करेक्टर, जिसकी दो फॉर्म होती है, एक टाल और एक डवार्फ। तो करेक्टर एक हो गया हाइट का और उसकी ट्रेट्स दो हो गई। या दोज करेक्टर्स विच आर फाउंड इन 2 अपोजिट फॉर्म, जो उसमें ट्रेट्स होती है वो 2 अपोजिट फॉर्म में मिलती है, उसको हम कहेंगे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया, एक तो टाल प्लांट को उसने सिलेक्ट किया मेंडल ने, और बच्चों उसको क्रॉस करवा दिया एक डवार्फ प्लांट से। एक टाल प्लांट को क्रॉस करवा के, तो इसको हम लेते फीमेल प्लांट, और इसको मैं ले रहा हूं बेटा यहां पर मेल प्लांट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। जो आपको नजर आ रहा है दूर से, ये दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो इस प्लांट की जो हाइट है बच्चों, वो टॉल है, लंबी है, और जो ये आपका पास प्लांट है पी का सेकंड वन, इसको हम डवार्फ बोल रहे हैं, तो इसकी हाइट काफी छोटी है। तो दोनों प्लांट को उसने आपस में हाइब्रिडाइज करवाया, दोनों को फ्यूज करवाया। इनके जो पोलन ग्रेन्स थे और जो एग था, तो उसको फर्टिलाइज करवाया उसने। तो क्या देखा कि टॉल प्लांट जो है उसके लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो ये 2 एलील्स और एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो बेटा इसको हम कह देंगे यहां पर, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। तो सेम इसी प्रकार जो एक डवार्फ प्लांट है, फीमेल प्लांट है, तो जो डवार्फ हाइट है उसके लिए भी कुछ जीन्स, कुछ एलील्स रेस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर ये डोमिनेंट एलील रहेगा या डोमिनेंट जीन रहेगा, ये रहेगा रिसेसिव एलील। ओके, तो इसको हम कहेंगे 2n। बेटा ये भी 2n है, ओके, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो 2n फॉर्म में ये सभी की बॉडी में होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि यहां पर मियोसिस होगा। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है। तो यहां पर कैपिटल T और कैपिटल T, ठीक है। तो बच्चों गैमेट्स यहां पर सेपरेट हो गए हैं, या मैं ये कहूं कि गैमेट जब बनते हैं तो जो दोनों एलील्स थे वो सेपरेट हो गए। इस लॉ को हम यहां कहेंगे, दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम बाद में डिटेल से करेंगे। अभी बस ये ध्यान रहना चाहिए, अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि दोनों जो एलील थे कैपिटल 2n बॉडी थी, तो ये हो गया n और n। या आप पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो, देख चुके हो कि कैसे जब गैमेट्स बनते हैं तो सभी के सभी क्रोमोसोम्स, सभी के सभी जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट होके हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा डवार्फ ये प्लांट था, तो इसके अंदर बेटा जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर भी ये स्मॉल t और ये स्मॉल t सेपरेट हो गया, और सॉरी ये सेपरेट हो गया और ये हो गया, तो ये भी n हो जाएगा, ये भी n हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कैपिटल T अगर स्मॉल t से अगर फ्यूज करता है, अगर फर्टिलाइज करता है, तो इट बिकम्स कैपिटल T और स्मॉल t। अगर ये वाला इससे करता है तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल T और स्मॉल t। अगर ये वाला इससे कर जाता है बेटा तो कैपिटल T, अगर हम इसको इससे करवाते हैं, ये समझ में आ गया आपको।
तो ये कहलाएगी बच्चों फर्स्ट फेलियर जनरेशन। फर्स्ट फेलियर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। जितने भी F1 प्लांट्स होंगे बेटा यहां पर, तो ऑल विल बी टॉल, ये देखने में टॉल रहेंगे। ठीक है, अब टॉल के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इसके अंदर एक एलील डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो इससे पहले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं कि डोमिनेंट एलील कौन सा होता है। तो डोमिनेंट जो रहेगा वो अगली जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, और जो स्मॉल टी होता है ये, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव। और रिसेसिव एलील्स वो होते हैं बच्चों जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब ये एक्सप्रेस करना क्या होता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का आगे आरएनए बनाएंगे और उसी तरह का प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अगर जीन डोमिनेंट है तो केवल एक एलील ही सफिशिएंट है। अगर वो रिसेसिव है तो उसको दोनों एलील की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके वो अपने ट्रेट को सोल्व करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये कहलाएगा रिसेसिव एलील और ये कहलाएगा यहाँ पर डोमिनेंट एलील। तो इसके बाद हम देखते हैं F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन के लिए हम दो F1 से कोई भी इंडिविजुअल्स को उठाएंगे और आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो F1 में हमारे क्या आए थे? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद सेम कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये यहाँ पर पेरेंट्स बन गए हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर जो गैमेट्स बने क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, समझ में आ गया? अब क्या होगा? तो ये हाफ हाफ इनके जो है क्रोमोसोम्स का नंबर रह जाएगा। तो अब ये जो टी है इससे क्रॉस करेगा तो बेटा क्या बन सकता है? यहाँ पर एक तो ये पॉसिबिलिटी है कैपिटल कैपिटल होने की। अगर ये क्रॉस करता है इससे तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बनेगी है। अगर ये इससे करेगा तो ये सेम, और अगर ये करता है तो स्मॉल स्मॉल ये बन जाएंगे। तो ये कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में बेटा हम रिजल्ट देखते हैं। तो यहां पर दो तरह का रिजल्ट होगा आपके पास, एक फिनोटिपिक और एक जीनोटिपिक। तो फिनोटिपिक रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट जो रहेगा फिनोटिपिक, तो आपको लंबे यहां पर 3 दिखाई दे रहे हैं। ये भी कैपिटल रहेगा, सॉरी ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल और ये भी टॉल। तो यहां पर क्या रहेंगे? 3 टॉल रहेंगे और एक रहेगा यहां पर ड्वार्फ। अगर मैं देखूं बच्चों यहां पर जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो जो रहेगी वो क्या रहेगी? यहां पर एक तो प्योर टॉल है, 2 रहेंगे यहां पर हाइब्रिड टॉल और एक रहेगा बिल्कुल ड्वार्फ और स्मॉल। ओके, तो ये रहेगा 1:2:1। तो ये रहेगी जीनोटिपिक रेशो। अभी हम इसको आगे देखते हैं डिटेल से। तो इस रिजल्ट के बेस पे हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने ये निकालना है कि हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस क्रॉस, तो फिनोटाइप निकालने के लिए कि कितने टोटल यहां पर फिनोटाइप बनेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके लिए आप क्या करेंगे? 2 की पावर n। ओके, तो अब यहां पर 2 की पावर जो n मैंने लिखा है यहां पर, तो व्हाट इज n? तो ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो कितने हेट्रोजाइगस यहां पर एलील्स आपको दिख रहे हैं? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन यहां पर एक ही है। इस केस के अंदर आप देखें कि ये एक केस जो है वो हेट्रोजाइगस है, इसमें भी एक ही केस हेट्रोजाइगस है, तो एक रहेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 1। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे बच्चों? 2। तो यहां पर फिनोटाइप कितने होंगे? 2। तो 2 ही तरह के फिनोटाइप यहां पर आए हैं, या तो टाल आया है बच्चों, या क्या आया है? ड्वार्फ। आप देख सकते हो कि 3 टॉल थे और एक क्या था बच्चों? ये ड्वार्फ। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी क्रॉस के अंदर आप लोग फिनोटाइप निकाल सकते हो। अगर आपको यहां पर निकालना है जीनोटाइप, सेकंड वन इज जीनोटाइप। कोई भी क्वेश्चन अगर एनटीएससी नीट में आ जाता है तो वहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि इसके अंदर कितने फिनोटाइप बनते हैं और इस क्रॉस में कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो जीनोटाइप निकालने का जो फॉर्मूला है वो रहेगा 3 की पावर n। ओके, तो अब यहां पर ये जो n है, n रहेगा नंबर ऑफ गैमीट्स। तो यहां पर कितने जीनोटाइप बनेंगे? देखो यहां पर 3 जीनोटाइप बच्चों यहां पे ये। तो ये क्रॉस किस क्या है? ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा एक ही रहता है ऊपर, जैसे 1 हो गया तो 3 की पावर यहां पर हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएंगे 3। तो हाउ मेनी टोटल जीनोटाइप, तो यहां रहेगा 3 जीनोटाइप। 3 कौन कौन से देखो, एक तो प्योरोटाल है बच्चों, और 2 क्या रहेंगे हाइब्रिडाल, और एक रहेगा ड्वार्फ। तो रिजल्ट आपका ये आ गया। तो टोटल जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला हो गया 3 की पावर n। तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आया है वो क्या है, ये है 3:1। ठीक है, जो 3 थे यहां पर वो है टॉल, और ये जो एक है ये ड्वार्फ। तो इस फैक्ट पे मेंडल ने क्या कहा कि हमारी जो कंप्लीट ट्रेट है, हमारी जो दोनों ट्रेट्स हैं जो हमने पेरेंट्स लिए हैं, या हमने टॉल लिया है या ड्वार्फ लिया है, तो बोथ ट्रेट्स विल बी सीन इन F2 जनरेशन, नॉट इन F1 जनरेशन। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ने क्या कहा कि जो दोनों ट्रेट्स है, बोथ ट्रेट्स विल बी सीन इन, कहां दिखेंगी वो दिखेंगी F2 जनरेशन में, नॉट इन F1। बात समझ में आएगी। सेकंड पॉइंट, जो F1 होंगे, F1 हाइब्रिड जो होंगे बच्चों, F1 हाइब्रिड जो होंगे वो हमेशा एक पेरेंट के जैसे ही होंगे। तो यहां पर नो मिक्सिंग, F1 हाइब्रिड्स में नो मिक्सिंग, कोई ब्लेंडिंग कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ब्लेंडिंग नहीं होगी यहां पर, नो ब्लेंडिंग नो मिक्सिंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ लिया, तो इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का नहीं बना। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला इसको नो मिक्सिंग और नो ब्लेंडिंग। तो सभी जो प्लांट्स थे या तो वो टॉल आएंगे या फिर वो ड्वार्फ आएंगे। मतलब F1 के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उस ट्रेट के अंदर वही आएगी। तो ये 2 पॉइंट उसने यहां पर बताए। थर्ड पॉइंट से क्या कहा मेंडल ने कि ईच गैमिट ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट। तो उसने कहा कि हर एक जो गैमिट है, हर एक गैमिट, देखो जैसे ये गैमिट हो गया, ये गैमिट हो गया और ये गैमिट्स हो गए, तो इनको मैंने बोल दिया बच्चों गैमिट्स। तो हर एक गैमिट कुछ ना कुछ लेके आ रहा है अपने पेरेंट्स से। तो उसने बोला ईच गैमिट ब्रिंग समथिंग, बेटा मेंडल ने बोला ईच गैमिट ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट। इसको बोल दिया मेंडल ने, दिस समथिंग वाज कॉल्ड फैक्टर्स, और इसको बोला बच्चों जर्मिनल यूनिट, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, नाउ कॉल्ड, आज इसको हम बोलते हैं नाउ कॉल्ड एलील्स और जीन्स। इसको बेटा आज हम एलील्स या फिर क्या बोलते हैं, इसको हम जीन्स बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है जीन, इट वाज गिवन बाय जॉनसन। ये जॉनसन ने दिया बेटा 1909 के अंदर। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था 3:1 था, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो इस रिजल्ट के बेस पे जो मेंडल ने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन तो वो क्या था, उसने क्या बोला कि जो दोनों ट्रेड्स है, बोथ ट्रेड्स विल बी सीन इन F2 जनरेशन, F1 में नजर नहीं आएंगी। जैसे मैंने कहा टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये दोनों जो ट्रेड्स है वो F2 में ही दिखेंगी। उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, F1 हाइब्रिड्स, या हम ये कहेंगे F2 जनरेशन, जो F1 है, इवन F1 और F2, तो इनके अंदर नो मिक्सिंग नो ब्लेंडिंग, आपस में जो एलील्स थे या एलील्स के जो एक्सप्रेशन थे, ओके, तो वो मिक्स नहीं होंगे, वो ट्रेड्स जो है आपस में ब्लेंड नहीं करेंगी। जैसे मैंने कहा कि टॉल एंड ड्वार्फ का जो मिक्सअप रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट, तो वो यहां पर नजर नहीं आएगा। ओके, तो ये कहां नजर आएगा, सिर्फ F2 के अंदर। तो उसने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि ईच गैमिट ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो समथिंग क्या था, तो उसको मेंडल ने बोला वो समथिंग था फैक्टर्स, और बोला उसने जर्मिनल यूनिट, जिसको आज हम जीन्स बोलते हैं और एलील्स बोलते हैं। तो जीन्स और एलील्स, तो इनमें डिफरेंस है। तो व्हाट इज एलील्स, तो देखो हम बताते हैं आपको, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील्स। जैसे मैं ये कहूं कि T और T, ओके, ये 2 एलील्स है, 2 एलील्स, बट ये क्या है, एक जीन है। कैपिटल T और स्मॉल t, ये 2 एलील्स हो गए, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील। ये क्या कहलाएगा,
एक जीन कहलाएगा। तो दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, इनको हम कहेंगे एलील्स। तो बेटा हम यहां कहेंगे जो टॉल थे, टॉल, तो वो टोटल कितने थे, वो थे, अगर हम बात करते हैं प्योर टॉल की, प्योर की F2 जनरेशन के अंदर, तो वो रहेगा 1/4। ठीक है। अगर हम बात करें हाइब्रिड टॉल की, तो हाइब्रिड टॉल जो थे बच्चों, वो टोटल 4 में से कितने थे, 2/4। अगर हम बात करें डवार्फ की, तो जो डवार्फ थे बच्चों वो एक ही था, तो 1/4। तो रिजल्ट रहेगा 25%, बेटा ये रहेगा 50% और ये रहेगा 25%। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे 2 यहां पर लॉ दी, ठीक है, और 2 प्रिंसिपल्स उसने दिए। तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड था बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्चुअल में लॉ से ज्यादा अच्छा प्रिंसिपल्स बोलना ठीक रहेगा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके बेस पे मेंडल ने क्या कहा। फर्स्ट पॉइंट बेटा मेंडल ने कहा कि एक जो कैरेक्टर है, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील्स होंगे या 2 फैक्टर्स होंगे। मेंडल ने फैक्टर्स बोला, आज उनको हम एलील्स बोलते हैं, या बोल सकते हैं बच्चों 1 जीन। ओके। तो सेकंड पॉइंट से क्या बोला मेंडल ने, ये जो दोनों एलील्स रहेंगे, तो वो रहेंगे, बोथ एलील्स जो रहेंगे वो रहेंगे पेयर्ड। तो या तो वो पेयर ये हो सकता है, या वो पेयर ये वाला हो सकता है, या वो पेयर ये वाला हो सकता है। ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, और ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। तो थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला, जो कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट था, अगर कंडीशन यहां पर ये वाली है, कंडीशन है हेट्रोजाइगस, तो इस हेट्रोजाइगस में उसने बोला कि एक तो होगा डोमिनेंट, एक क्या होगा बच्चों, डोमिनेंट, और जो दूसरा रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, वो रहेगा रिसेसिव। तो सेकंड विल बी रिसेसिव। ओके। अब डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या अंतर हुआ। जो डोमिनेंट होता है वो क्या करेगा, डोमिनेंट एलील जो होगा, डोमिनेंट एलील नेक्स्ट जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल एलील है, वाइल्ड एलील है, डोमिनेंट एलील है, नॉर्मल तरह के प्रोटीन्स बनाएगा, तो ये एक्सप्रेस भी हो जाएगा। और जो रिसेसिव होता है तो ये रहेगा अनएक्सप्रेस्ड, ये रहेगा अनएक्सप्रेस्ड, क्योंकि ये म्यूटेंट है, इनकम्प्लीट है, अपने उस तरह के प्रोटीन्स बनाने में अनेबल होता है। तो ये रहेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स। मेंडल ने क्या कहा कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 एलील्स, वन इज डोमिनेंट and second is recessive. A dominant factor is that which express in the next generation, whereas recessive remain unexpressed. Okay. According to law of segregation, both factors of a character separate during गैमेट फॉर्मेशन। तो बेटा जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो मेंडल ने जो 2 फैक्टर बताए थे वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, और जो गैमेट्स बेटा इसमें बने थे, ये गैमेट्स, तो दोनों के दोनों जो फैक्टर थे वो सेपरेट हो गए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे मैं ये कहूं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेटा यहां पर मान लीजिए बॉडी डिप्लॉइड है, ये मेल बॉडी है, ठीक है। तो जब उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं,
तो उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर भी हाफ हो जाता है। तो 46 का हाफ क्या हो जाएगा? 23। ये 23, ये हाफ हो गया। तो जब क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो एलील्स भी हमारे हाफ हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हमारे क्रोमोसोम्स हाफ हुए उसी प्रकार एलील्स भी हाफ हो गए। इसको मैंने बोल दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।